पूस की ठंडी काली रात में 8 साल का पीकू अपनी माँ मालती से लिपटा हुआ लेटा था। फटे पुराने चीथड़े से कंबल में मालती उसके बाल सहला रही थी। ठंड इतनी थी कि पीकू के दांत कटकटा रहे थे। पीकू ने उदास होकर कहा, माँ, अब इस कंबल में ठंड नहीं रुक रही। तुम दूसरा कंबल क्यों नहीं लाती? ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ से हवा आ रही हो। ऊपर से देखो, छत में से पत्थर भी निकले हुए हैं। इनमें से हवा आ रही है। मालती, जानती हूँ बेटा, लेकिन अभी इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए काम पर भी नहीं जा रही। कई साल हो गए जब मालकिन ने ये पुराना कंबल दिया था। भला और कितना चलेगा? तू लेट जा, मैं कुछ देखती हूँ जिससे तुझे ठंड ना लगे। मालती करहाती हुई उठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे में बंधी रस्सी से कपड़े उतारे और वो सब पीकू के ऊपर डाल दिए और खुद घुटनों में मुंह रखकर रोने लगी। उसकी सिसकी सुनकर पीकू उठा और बोला, माँ, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। आज के बाद मैं तुमसे कभी नया कंबल नहीं मांगूंगा। मालती, नहीं पीकू, मैं इसलिए नहीं रो रही। पीकू, तो फिर क्यों रोती हो माँ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? या फिर पिताजी की याद आ रही है? मालती पीकू को डांटते हुए बोली, खबरदार पीकू, अगर तुमने अपने पिताजी का नाम भी लिया तो वो आदमी हमारे लिए मर गया है। पीकू जब भी अपने पिताजी के बारे में बात करता था, उसकी मां तभी उसे डांटकर चुप करा देती थी। पीकू के पिताजी एक बार इस गांव में घूमने आए थे। ये गांव पहाड़ियों पर था। यहां लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते थे। यहां पर बहुत से पहाड़, नदियां और झरने थे। उस आदमी की मुलाकात मालती से हुई। मालती ने उसे सब जगह घुमाया, यहां तक कि उसे अपने घर में भी रखा। लेकिन उस आदमी ने मालती को अपने प्यार में फंसाकर उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर भाग गया। पीकू उसी धोखे की निशानी थी। जब ये बात घर में पता चली तो उन लोगों ने मालती को घर से निकाल दिया। मालती वहां से शहर चली आई और फिर वहीं एक झोपड़ी डालकर रहने लगी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करने लगी और इन्हीं हालातों में उसने पीकू को जन्म दिया। पीकू, क्या सोचने लगी माँ? अच्छा मत बताओ, आप यहाँ लेटो, मैं कुछ लकड़ी जलाता हूँ। उससे हमें ठंड नहीं लगेगी और हम आराम से सो जाएंगे। मालती, पीकू, मुझे माफ कर देना, मैं तुझ पर खामखा नाराज हो जाती हूँ। मुझे एक बार ठीक हो जाने दे। इस बार सबसे पहले मैं तेरे लिए एक नई रजाई लेकर आऊंगी। चल, अब लेट जा, रात ज्यादा हो गई है। आग मैं जलाती हूँ। पीकू को लेटाकर मालती ने चूल्हे में कुछ लकड़ियां जलाकर कमरा गर्म कर दिया। लेकिन टूटी खिड़की और टूटी छत से आती हवा को वो कैसे रोक सकती थी? 4 साल पहले सरकार ने उनके लिए पक्का कमरा बनवाया था, लेकिन खराब सामान लगाने के कारण वह जल्दी टूटने लगा। जैसे तैसे रात में नींद आ गई। पीकू सुबह उठा और बोला, माँ, आज अभी तक सोई हो? उठो, कुछ खाने के लिए बना दो, भूख लगी है। स्कूल भी जाना है। उसके जगाने पर भी मालती नहीं उठी। पीकू उसे हाथ से हिलाकर उठाने लगा तो देखा कि वह आग की तरह तप रही थी। पीकू चिल्लाया, माँ, उठो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो माँ। लेकिन मालती तो तेज बुखार के कारण बेहोश थी। पीकू रोने लगा और बोला, माँ, तुम उठती क्यों नहीं? माँ उठो माँ, मुझे डर लग रहा है। कहीं तुम भी पिताजी की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? पीकू के आंसू मालती के चेहरे पर गिरे, जिससे मालती को होश आ गया। उसने कराहते हुए आंखें खोली और पीकू को रोते हुए देखा। वह बोली, रो मत पीकू, थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आज एक काम कर, तू तैयार होकर स्कूल चला जा। स्कूल में किसी बच्चे से थोड़ा सा मांग कर खा लेना। लगता है मैं आज उठ नहीं पाऊंगी। पीकू, नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलो माँ, दवाई लेने चलते हैं। मालती, पीकू, अभी मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना, कहना मानेगा न माँ का। जा, स्कूल चला जा।
माँ का दुलार देखकर वह स्कूल के लिए तैयार हो गया। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था। घर से बाहर निकलते ही उसने सोचा, माँ के पास पैसा नहीं है दवाई लाने के लिए, क्यों ना मैं ही कुछ काम करके पैसा कमाऊं। लेकिन मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता, फिर मैं काम कैसे करूंगा। वह सोच ही रहा था कि उसे एक बड़ी नाली के पास एक औरत चिल्लाते हुए दिखाई पड़ी। उसके आसपास भीड़ लगी थी। वह रोते हुए चिल्ला रही थी, अरे कोई मेरे टॉमी को नाली में से निकाल दो वरना वो मर जाएगा। प्लीज कोई तो निकालो मेरा टॉमी। जो भी मेरी टॉमी को बाहर निकालेगा मैं उसे 500 रुपए दूंगी। पीकू वहां गया और नाली में झांक कर देखने लगा। नाली में उस औरत का कुत्ता टॉमी पड़ा हुआ था और नाली में घुसकर कोई उसके टॉमी को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। कुत्ता कीचड़ में छटपटा रहा था। पीकू ने जब 500 रुपए का नाम सुना तो वह बोला, आंटी आपके टॉमी को मैं बाहर निकाल दूंगा। आप मुझे पैसे दोगी ना? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना, इसलिए काम नहीं कर सकता। उस औरत को तो फिलहाल अपने कुत्ते की चिंता थी। वह रोते हुए बोली, अरे भाई ले लेना, लेकिन पहले उसे बाहर निकालो, नहीं तो मेरा टॉमी। पीकू ने अपना बैग एक तरफ रखा और नाली में घुसकर टॉमी को बाहर निकाल दिया। टॉमी को निकालकर वह नल के पास ले गया और उसकी सारी कीचड़ साफ कर दी। अपने हाथ धोकर उसने टॉमी को उस औरत को दे दिया। वह औरत बोली, तुम बहुत बहादुर हो बच्चे, तुमने आज टॉमी की जान बचाई है। देखना तुम्हें इस काम का बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये लो अपने पैसे। पैसे लेकर पीकू दौड़ा हुआ अपने घर आया और खुशी के मारे चिल्लाया, माँ जल्दी उठो, देखो मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। अब इन पैसों से मैं तुम्हारी दवाई लाऊंगा और बचे पैसों से एक रजाई खरीदेंगे। माँ माँ उठो। लेकिन माँ नहीं उठने वाली थी। पीकू की माँ पीकू को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जब काफी देर तक भी मालती नहीं उठी तो पीकू रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी अंदर आए। उन्होंने देखा मालती मर चुकी है। जब पड़ोसियों ने ये बात पीकू को बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अकेले कैसे रहूंगा। माँ मुझे डर लगता है, अब मुझे ठंड लगेगी तो आग कौन जलाएगा। माँ वापस आ जाओ माँ। पड़ोसियों ने पीकू को संभाला और मालती का अंतिम संस्कार किया। अब पीकू बिल्कुल अकेला हो गया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। कुछ दिन आसपास के लोगों ने उसे खाना पानी दिया, लेकिन भला किसी को कौन कब तक देखता है। पीकू रात में डर जाता था। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती थी। अब तो लोगों ने खाना देना भी बंद कर दिया था। फिर भूखे पेट कैसे नींद आती। एक दिन पीकू खाने की तलाश में बाहर निकला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रास्ते में उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़ी भिखारिन बैठी खाना खा रही थी। पीकू ने उससे पूछा, अम्मा तुम्हें ये खाना किसने दिया? मुझे भी खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारिन, मैंने तो भीख मांगकर खाया है बेटा, क्योंकि मेरे पैर खराब हैं, मैं कुछ काम नहीं कर सकती। तुझे भूख लगी है तो तू भी भीख मांग ले, कोई ना कोई दे ही जाएगा। पीकू को याद आया मालती कहती थी, पीकू, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। वह कई दुकानों पर गया, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। वह मंदिर के बाहर प्रसाद खाकर अपना पेट भर लेता था। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की सड़क पर आती जाती गाड़ियों के शीशे साफ कर रही है, जिससे कोई तो उसे 10 रुपए निकाल कर दे देता और कोई डांट कर भगा देता। उसने सोचा क्यों ना मैं भी गाड़ी साफ करूं, 10-20 रुपए तो मिल ही जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं तो ब्रेड खाकर ही अपना पेट भर लूंगा। लेकिन उसके पास तो कोई कपड़ा भी नहीं था। पीकू ने इधर उधर देखा, फिर अपना फटा हुआ स्वेटर उतारकर गाड़ी साफ करने लगा। बिना स्वेटर के उसके दांत कटकटा रहे थे। पूरे दिन की मेहनत में उसे 40 रुपए मिले। वह 40 रुपए लेकर घर आया और मालती की तस्वीर को दिखाते हुए बोला, माँ अब मैं कमाने लग गया हूँ, अब मैं भूखा नहीं रहूंगा, अब तुम मेरी फिक्र मत करना। पैसे बचाने के चक्कर में पीकू पानी से ब्रेड खाकर लेट गया और सोचने लगा, क्या 30-40 रुपए में गुजारा हो पाएगा?
इस तरह तो मैं अपने लिए कभी रजाई नहीं खरीद पाऊंगा। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मुझे स्कूल जाकर पढ़ाई भी तो करनी है। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सर्दियां गुजर गई। समय के साथ साथ पीकू की उम्र और समझदारी भी बढ़ने लगी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। एक बार पीकू को स्कूल के एक सेमिनार में ले जाया गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़के रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने का काम कर रहे थे। रेलवे स्टेशन उसके घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। बस पीकू को ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता मिल गया। उसके बाद वह स्कूल से आने के बाद रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगा, जहां उसे दिन में 150 से 200 रुपए रोज की कमाई होने लगी। एक दिन उसे रेलवे स्टेशन पर एक लड़की रूपाली मिली। रूपाली। ए लड़के, जरा इधर सुनो। पीकू। जी मैडम जी। रूपाली। मेरा सामान टैक्सी में रखवा सकते हो? पीकू। क्यों नहीं मैडम जी, मेरा यही तो काम है। पीकू ने उसका सारा सामान टैक्सी में रख दिया। रूपाली। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। दरअसल मैं ऊपर की फ्लोर पर रहती हूँ। ये सामान मुझे ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलकर ये सामान ऊपर रखवा सकते हो? पीकू। क्यों नहीं मैडम जी, जब मुझे डबल पैसा मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। रास्ते में दोनों की बातें होने लगी। रूपाली। इतनी कम उम्र में तुम ये सब काम क्यों करते हो? पीकू। खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा। तो पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। रूपाली। क्यों, तुम्हारे पिताजी नहीं कमाते? पीकू। होंगे तो कमाएंगे ना। न बाप है न माँ, सब मुझे छोड़कर चले गए। वो इस दुनिया में नहीं है। रूपाली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा पीकू की आंखों में आंसू थे। रूपाली उदास होते हुए बोली, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वक्त सबका बदलता है। कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। आज तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। अच्छा ये बताओ, कभी स्कूल गए हो? पीकू चहकते हुए। हाँ मैडम जी, 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। रूपाली। अच्छा है, इतना सब होते हुए भी तुमने स्कूल नहीं छोड़ा। इतनी बातें हो गई, मैंने नाम तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। पीकू। मैडम जी, मेरा नाम पीकू है। रूपाली। दैट, पीकू, ये भी कोई नाम है? बड़े होकर जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तब डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम क्या पीकू लिखोगे? पीकू सोच में पड़ गया। मैडम जी सही कह रही हैं, ये नाम तो बच्चों जैसा है। रूपाली। अच्छा, तुम आज के बाद अपना नाम पीकू नहीं, प्रशांत बताना, अच्छा लगेगा। अरे मेरा घर आ गया। भैया टैक्सी रोको। पीकू। मैडम जी मेरा घर भी तो यही है, बस उधर सड़क के पीछे एक टूटे फूटे घर में रहता हूँ। रूपाली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक काम करना, जब तुम इतने नजदीक रहते हो तो तुम संडे को मेरे पास आना, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैं टीचर हूँ। पीकू को तो मानो खजाना मिल गया। उसने फटाफट रूपाली का सारा सामान ऊपर चढ़ा दिया। रूपाली ने उस पर दया करके उसे 1000 रुपए दे दिए। अब तो पीकू की आंखों में एक ही सपना था, एक नई रजाई खरीदना। आने वाली सर्दियों में वह ठंड के मारे ठिठुरना नहीं चाहता और उसे खूब पढ़ लिख कर नौकरी भी तो करनी है। उसके बाद वह अपना नाम प्रशांत कुमार लिखेगा। पीकू खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पहले वह शाम तक कुली का काम करता था, अब वह रात में भी कुली का काम करने लगा। संडे में वह पूरे दिन रूपाली के साथ पढ़ाई करने लगा। रूपाली भी चाहती थी कि एक गरीब बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पीकू की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वह 9वीं कक्षा में प्रथम आया। एक बार फिर सर्दियां आ चुकी थी। फिर से ठंडी हवाएं उसका बदन छीलने के लिए बेकरार थी। फिर से खिड़की और छत से आती हुई हवा उसे बर्फ की तरह सुन्न कर देती थी। पीकू नई रजाई भी ले आया, लेकिन खिड़की, दरवाजे और छत सब वही पुराने थे। पीकू रजाई में लेटा हुआ बोला, देखो माँ, आज मेरे पास नई रजाई है, लेकिन तुम नहीं हो। हम दोनों हमेशा एक नई रजाई के लिए तरसते रहे। आज रजाई मिली है तो माँ को खो दिया। माँ ठंड तो अब भी लग रही है, क्या करूं? कमरे की मरम्मत के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो अभी मेरे पास नहीं है। काश आज तुम मेरे पास होती। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ठंड की वजह से पीकू की तबीयत खराब हो गई। वह 2 सप्ताह ट्यूशन नहीं जा पाया। रूपाली ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गई।
घर आकर देखा तो वह बीमार पड़ा था। उसे निमोनिया हो गया था। रूपाली। पीकू, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? पीकू। कैसे बताता मैडम जी? आपके घर जाने तक की मेरी हिम्मत नहीं थी और ना डॉक्टर के पास जाने की, इसलिए बस यहीं पड़ा हुआ हूँ। माँ होती तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। रूपाली। अब उठो और मेरे साथ दवाई लेने चलो। माँ ना सही, लेकिन मैं तो हूँ तुम्हारी दीदी। पीकू। दीदी? सच? क्या आप मेरी दीदी हो? रूपाली। हाँ, तुम मुझे दीदी कह सकते हो। रूपाली उसे दवाई दिलवा कर आई। पीकू ठीक हो गया और फिर से पढ़ाई करने लगा। और एक समय वह भी आया जब उसने कुली का काम करते हुए स्कूल कॉलेज सब खत्म कर दिए और वह नौकरी की तैयारी करने लगा। साल दर साल ऐसे बीते कि पीकू सर्दी गर्मी सब भूल गया। अब बस उसका एक ही मिशन था, प्रशांत कुमार बनना। रूपाली सोई हुई थी। पीकू ने दरवाजा खटखटाया। रूपाली ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस वाले को देखकर चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि SI मिस्टर प्रशांत कुमार था। उसे वर्दी में देखकर रूपाली की भी आंखें भर आई। रूपाली ने भी उसके साथ बहुत मेहनत की थी। रूपाली। पीकू, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पीकू। पीकू नहीं दीदी, प्रशांत कुमार। आप मेरी जिंदगी में मेरी भगवान और मेरा जुनून बनकर आई। अगर आप नहीं होती तो मैं अपना नाम कभी नहीं बदल पाता। गरीबी में ठिठुरता एक गरीब बच्चा पीकू ही बनकर रह जाता। प्रशांत ने नौकरी लगने के बाद अपने घर की मरम्मत कराई और फिर अपने जैसे हजारों पीकू की तलाश में निकल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि किसी पीकू के सपने उसकी गरीबी में ही दम तोड़ दें। उसे जब भी कोई गरीब ठंड में ठिठुरता दिखाई पड़ता, वह उन्हें रजाई कंबल खरीद कर दे देता।